देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अजीत द्विवेदी जी, राहुल महाजन जी, बहुत स्वागत आप दोनों का। एक तस्वीर, आज की सबसे बड़ी तस्वीर, अब की सियासी हलचल की तस्वीर उत्तर प्रदेश से। महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में घमासान तेज हो चुका है। 27 की लड़ाई 26 में ही दिखाई देने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी इस समय लखनऊ में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। सीएम योगी की अगुवाई में सीएम हाउस से पैदल मार्च की शुरुआत हो गई है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन तक जाएगा। इस मार्च में योगी के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हो रहे हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष और आयोग की पूरी टीम मार्च में शामिल है। मार्च में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पहुंची है। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बीजेपी ने ऐलान किया था कि वो पूरे देश में विपक्ष को घेरेगी। उसी सिलसिले में आज लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में बीजेपी का प्रदर्शन आप देखने जा रहे हैं। और ये मंच की तस्वीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, पंकज चौधरी दिखाई दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, और ये जितनी भी आप तैयारी देख रहे हैं, ये जिम्मेदारी जो बीजेपी उठा रही है, ये केवल 2026 की कोई लड़ाई नहीं है, ये 27 की तैयारी भी है, ये विपक्ष की घेराबंदी भी है, ये बीजेपी की मोर्चाबंदी है जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं। सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव फंस गए हैं? बीजेपी का ये एग्रेसिव मोड क्या उनके विरोधियों पर भारी पड़ने जा रहा है? किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? विस्तार से तमाम पहलुओं पर होगी बात। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त इस पद यात्रा में मौजूद है। जरा तस्वीरें दिखाए रुचि। रुचि, मैं समझ सकती हूँ बहुत ज्यादा भीड़ है, खूब शोर है, खूब आवाजें होंगी, और जाहिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके दोनों डिप्टीज इस वक्त सड़क पर पदयात्रा कर रहे हैं। सहयोगी दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। और ये जो अधिकार की आवाज से महिला नेतृत्व को लेकर है, क्या आप महिलाओं को नेतृत्व क्यों नहीं दे पा रहे हैं? विपक्ष इससे कदम पीछे क्यों उठा रहा है? और अभी कुछ दिनों पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना होगा, विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना होगा, इसके बिगुल को आप शामिल है, प्रदेश अध्यक्ष शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के हजारों की संख्या में जो महिला कार्यकर्ता हैं वो शामिल है। और ये पूरी जो यात्रा है, इस यात्रा की जो खास बात है वो यही है विशाल हमारे साथ जुड़ेंगे जल्दी से। एक बार पहले स्टूडियो में इस चर्चा को ओपन कर लेते हैं और फिर हमारे संवाददाताओं से भी हम जरा वहां की ताजा सूरत और जो वहां के रिएक्शन है वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। 27 की लड़ाई है अजीत जी, ये जो इस वक्त सड़क पर दिखाई दे रही है, और बीजेपी इस वक्त एग्रेसिव और आक्रामक है। उनके साथ हैं सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, उनके साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष और हजारों महिला कार्यकर्ता। सीधा महिला कार्यकर्ताओं से ही बात करते हैं। ये बताइए मैम, किस तरीके से इस यात्रा को आप लोग देख रही हैं, और क्या वाकई में विपक्षी पार्टी पे जो आरोप बीजेपी लगा रही है उसमें आप लोग को लगता है कि सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। अगर सच्चाई ना होती तो इतनी भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पर ना आती। और आप देख रहे हैं महिलाओं में कितना जोश है, और महिला अपने हक के लिए लड़ रही है, और महिलाएं जीतेंगी। महिलाएं जीतेंगी बेशक। 2027 और 2029 में जो चुनाव होगा, क्या उसमें भी फर्क पड़ेगा इस पूरे अधिनियम को लेकर के जो विपक्ष का स्टैंड रहा है उसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और 2027 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के हक में होगा। आधी आबादी को लेकर के आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो फिलहाल यहाँ पर चल रही है। मैम, किस तरीके से देख रही हैं आज की इस यात्रा को, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आधी आबादी अब पूरी तरीके से उनका साथ देगी? बिल्कुल देगी साथ, क्योंकि ये महिला के सम्मान की बात थी, उनके अधिकार की बात थी। हर क्षेत्र शक्ति को महिला अपना रही है, आगे से आगे बढ़ के कर रही है। ये विपक्ष की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी हार होगी, उसका ये डिसीजन जो उन्होंने ये पार होने नहीं दिया। इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी बढ़ चढ़ के भाग, हम सब महिलाएं उनके साथ हैं। तो देखिए, जो बड़ी संख्या में जो महिलाएं वो कह रही
कि वो मोदी और योगी जी के साथ हैं। और जिस तरीके से ये पदयात्रा चल रही है, इस पदयात्रा में सीधी तौर पर वो कह रही हैं कि मोदी और योगी ने ही उनके लिए जो चीजें की हैं वो की हैं, और इसीलिए विपक्ष को लेकर के फिलहाल जबरदस्त तरीके से आक्रोश नजर आ रहा है लखनऊ की इस रैली में, इस जन आक्रोश पदयात्रा में। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। मार्च शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के महिला विरोधी आचरण से पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश है। लखनऊ का मार्च इस आक्रोश का गवाह बनेगा। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ जो देश भर में आज आम जन में और खासतौर पर आधी आबादी में आक्रोश है, उसका प्रतीक लखनऊ का यह आक्रोश मार्च बनेगा। मेरी आप सबसे अनुरोध होगा कि पीछे से लेकर के सभी लोग आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में बहनें आई हैं इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए। ये आक्रोश मार्च यहां से प्रारंभ होगा। ये मंच का पोर्शन जो अलग है इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप तब तक धैर्य करें, सबको इस मार्च का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अजीत जी वापस स्टूडियो में आते हुए, अगर ट्रेलर ऐसा है तो फिर पिक्चर कैसी होगी? देखिए, हम लोग पहले दिन से मान रहे हैं कि ये जो विधेयक आया नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का और वो फेल हुआ, वो सिर्फ अभी के लिए नहीं था, या एक ऑप्टिक्स नहीं करना था कि बंगाल या तमिलनाडु का है। वो इस अभी से लेकर के 29 के लोकसभा चुनाव तक का एक पूरा एजेंडा है, उसकी तैयारी का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने सबसे स्ट्रांग वोट आधार को मजबूत करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। महिलाएं सबसे मजबूत वोट आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति महिलाओं का एक आकर्षण बना हुआ है पहले दिन से, जब से वो चुनाव में आए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने उसमें कुछ चीज़ें वैल्यू ऐड ही किया है। उन्होंने जो सिक्योरिटी की, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश में उन्होंने पैदा की, और जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बातें होती हैं, जो इनकाउंटर्स हुए, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम लोग असहमत भी होते हैं, लेकिन महिलाओं में एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई कि ये यहाँ वो लोग सुरक्षित हैं। और उसके साथ जो उज्ज्वला की योजना आई, शौचालय की योजना आई, जो विमेन सेंट्रिक जितनी योजनाएं रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या उत्तर प्रदेश सरकार की, उसका लाभ बीजेपी को मिलता रहा है। तो वो और कंसोलिडेट होगा, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जो महिला आरक्षण की सिर्फ बात करें तो इस पर एक छोटा सा हमको एक कोटेशन याद आता है एडवर्ड एल बर्नेस का, जिनको फादर ऑफ पीआर कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई नेता, वो मानते थे कि अगर कोई नेता पब्लिक स्पेस में किसी छोटे बच्चे का माथा चूमता है तो उससे पहले उसके पास चाइल्ड केयर की एक बहुत अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आप माथा चूमते हैं और चाइल्ड केयर की पॉलिसी लागू करते हैं तो आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा, अन्यथा वो सिर्फ ऑप्टिक्स बन जाएगा। तो अगर महिला आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा आंदोलन कर रही है, इसके पीछे एक ठोस आधार पैदा करे। ठोस आधार का ये मतलब है कि अगला चुनाव आए 27 में, कानून नहीं लागू हुआ हो, तब भी भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को टिकट दे दे। और तब इस ऑप्टिक्स का फायदा आप देखिए मीनाक्षी जी, अभी की स्थिति ये है कि 403 में से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ 47 महिलाएं, 11.7%, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 30 महिलाएं हैं। अब आप सोचिए कि ये परसेंटेज है और 33% आरक्षण की लड़ाई है। ये इस ऑप्टिक्स का राजनीतिक फायदा तभी मिलेगा जब आप अनाउंस कर दीजिए कि हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे 2027 के चुनाव में। फिर देखिए सारा गेम ही बदल जाएगा। एक वोटिंग पैटर्न का जो मॉडल है और महिलाओं का ये जो वोटिंग पैटर्न का मॉडल है, वो सर हम दर्शकों के सामने आंकड़ों की जुबानी रख रहे हैं। अब आप देखें, 46% महिलाओं का भरोसा किसके साथ है? वो बीजेपी के साथ है। समाजवादी पार्टी को 33% महिलाओं का वोट पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मिला। बीएसपी के साथ 15% और कांग्रेस के साथ, चूंकि उनका कोई जनाधार ही अब उत्तर प्रदेश में बचा नहीं, तो ये 3% का है। तो और 2022 में ही अगर हम जीत का एक सबसे बड़ा कारण देखें भारतीय जनता पार्टी का, तो वो एक बड़ा चंक है जो महिला वोटर्स का एक मुश्त जाकर बीजेपी के पास खड़ा होता है। तो इसका मतलब तो यही है राहुल जी कि अगर ये जो नैरेटिव, ये जो स्टैंड बीजेपी आज खड़ा कर रही है, अगर भीतर तक महिलाओं में पहुंच गया, तब तो ये जो 33% भी समाजवादी पार्टी के पास दिखाई दे रहा है, उसमें भी कटौती हो जाएगी। देखिए,
महिलाएं बीजेपी के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके कारण कोई महिलाओं को आगे बढ़ाना है ऐसा भी नहीं है। बीजेपी जो है मुफ्त राशन की जो उसकी स्कीम थी या फिर महिला सुरक्षा की जिस तरह से स्थितियां यूपी में बनी हैं, बेहतर स्थितियां हैं, ये कारण हैं जो कि महिलाओं को दिखाई देते हैं, जिसके कारण बीजेपी के शासन में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए वो बीजेपी को वोट करती हैं। अगर मैं आंकड़ों में चला जाऊं तो बहुत खराब आंकड़े हैं, फिर आंकड़े बीजेपी के बिल्कुल विरोध में। अगर लोकसभा की सीटें देख लो तो भी टीएमसी सबसे ऊपर दिखाई देती है आपको, मेरे ख्याल से 37%, और समाजवादी पार्टी भी ऊपर दिखाई देती है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे और अगर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद वहां पर हैं तो उसमें से 5 महिलाएं हैं, बीजेपी के 33 है तो 1 महिला। तो अगर हम आंकड़ों में चले जाएंगे, और अभी भी जो टिकटें आपने बंगाल में बांटी हैं 27% टीएमसी ने बांटी, आपने तो 13% महिलाओं को दी है, 12-13%। तो अगर मैं आंकड़ों में चले जाऊंगा तो बीजेपी का नैरेटिव ठीक है, आप गढ़ना चाहते हैं वो बात सही है, लेकिन आपने अच्छा काम महिलाओं के लिए किया है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लाभार्थी वोट बैंक की अगर कह दूं कि जो पीएम आवास, उज्ज्वला, कन्या सुमंगला, वृद्धा विधवा पेंशन, जिसमें 60 से 70% लाभार्थी कौन है? ये महिलाएं ही हैं। मैंने कहा अच्छा काम आपने महिलाओं को किया, लेकिन आपने महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ऐसा नहीं। तो ये जो इस वक्त तस्वीर है विशाल, अगर आप मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं तो ये जो तस्वीरें हैं, थोड़ी देर में विशाल वापस जुड़ जाएंगे। मैं तो केवल आंकड़ों की ही बात कर रही हूँ। एक आंकड़ा भी जैसे राहुल जी ने रखा, सुरक्षा के ही मुद्दे को मैं मान लूं तो योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है महिलाओं के बीच में क्यों लोकप्रिय हो पाई? अब इसी वजह से हुई, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी महिलाओं को दी उन्होंने, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी, और उसके अलावा केंद्र की जो योजनाएं चल रही का एक आंकड़ा मैं रख दूं, साल 2022 का ये CSDF का आंकड़ा है, जो ये कहता है एक सर्वे में 48% लड़कियों ने, महिलाओं ने ये कहा कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है। ये विश्वास योगी सरकार के साथ। एग्जैक्टली तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो एक महिलाओं में आई, और उसके पहले जो एक भय का माहौल होता था उत्तर प्रदेश, वो कंट्रास्ट था एकदम कि गुंडा और माफिया राज, और ये हालत पूरी तरह से खत्म हो गया ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक धारणा बनने की बात होती है। महिलाओं के अंदर एक धारणा आई, और उसके पीछे कई चीजें थी। हम लोग कई चीजों से असहमत होते हैं, हम बार बार कह रहे हैं, जैसे रोमियो स्क्वाड ही बना, या बुलडोजर ही चले, या इनकाउंटर्स ही हुए, कई तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए, लेकिन कई बार डेस्परेट टाइम्स में आपको डेस्परेट मेजर्स लेने होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया, उसका फायदा हुआ। दूसरे जो विमेन सेंट्रिक स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आने के साथ शुरू की, चाहे शौचालय की योजना हो, स्वच्छता की योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई की योजना हो, ये उज्ज्वला की योजना हो, ये तमाम योजनाएं ऐसी रहीं जिनकी लाभार्थी महिलाएं थी, और इससे उनका एक जुड़ाव जो है हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और एक इसके अंदर से एक जो अंतरधारा होती है, जो हिंदुत्व की राजनीति की अंतरधारा है, वो अंतरधारा भी महिलाओं को आकर्षित करती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आप जानते हैं, पूजा पाठ हो या धर्म कर्म मानने की बात हो, महिलाएं उसमें आगे रहती है। तो एक एजेंडा योगी आदित्यनाथ का हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, उस हिंदुत्व के एजेंडे ने भी महिलाओं को जोड़ा। वो एक कास्ट न्यूट्रल, हम लोग मान रहे हैं कि विमेंस जो है एक कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में इमर्ज कर गई हैं। तो जो कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें एक धर्म की भावना मान ले हम लोग है, वो प्रभावी है जाति के ऊपर, तो उसका फायदा भी बीजेपी को होता है। कास्ट का नैरेटिव भी इसमें टूटता है, कास्ट के बियॉन्ड जाती हैं महिलाएं। और महिला वोटर्स जागरूक कितनी हुई है उसका भी एक पूरा ट्रेंड मेरे सामने है। मेरे सहयोगी रुचि कुमार भी इसी क्योंकि पदयात्रा में मौजूद हैं, वो माहौल समझ रही हैं, क्योंकि हाथों में तिरंगा लेकर जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो पदाधिकारी हैं और खासतौर पर जो महिला कार्यकर्ता हैं वो इतनी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे रुचि, तो ये वो ट्रेंड भी दिखाता है कि महिलाओं में वोटिंग के प्रति, इलेक्टोरल प्रोसेस के प्रति रुझान कितना बड़ा। एक डेटा मैं सामने रख देती हूँ, साल 2017 से लेकर 2024 तक आने वाले लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों तक में ट्रेंड ये रहा है कि पुरुष का मतदान प्रतिशत से बेहतर महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में 62.2% मतदान महिलाओं का रहा है, जो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। केवल 58% पुरुषों ने वोट किया। यहां महिलाएं बाजी मारती हैं, तो वो प्रतिनिधित्व में भी बाजी मार सकती थी अगर विपक्ष साथ देता, लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया। यही नैरेटिव इस वक्त बीजेपी खड़ा कर रही है। रुचि, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है, और जो महिला वोटर है
वो हर पार्टी के लिए बहुत मायने रखती है। अब पिछले बहुत सालों से हमने देखा, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी, तब भी हमने देखा कि महिलाओं ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट किया। अब आगे के चुनाव में भी कुछ ऐसा हुआ, तो बीजेपी को ये लग रहा है कि ये बड़ा मुद्दा है महिला आरक्षण का, इसमें महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की तैयारी है इस बिल का विरोध करने के जरिए। और अभी जो फाइनल वोटर लिस्ट आई मीनाक्षी, उसमें आपने देखा कि 13 करोड़ से ज़्यादा वोटर थे और उसमें 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो महिलाओं की ताकत बहुत है। अब जहाँ तक आपकी नज़र यहाँ जाएगी, हमें ये जो पद यात्रा है ये पार्क रोड तक पहुँच चुकी है और आगे हमें हजरतगंज चौराहा दिखाई दे रहा है और कुछ महिलाएं भी साथ में हैं। ये जो आप हाथ में लिए हैं, इसका क्या मतलब है? मैम देखिए, 21 तारीख को आज एक ऐतिहासिक दिन है हमारा, जहां पर हमको दुख थी, तकलीफ थी और आज वही हमारा आक्रोश बन करके टूटा है। क्यों? क्योंकि जो बिल हमारे लिए आया था, जहां जब डिसीजन लिया जाता था, हमारी कोई भागीदारी उसमें नहीं होती थी। कोई पॉलिसी बनाई जाती थी तो हमारी कोई भागीदारी उसमें नहीं होती थी। सिर्फ 10 से लेकर के 15% हमारी वहाँ पे पॉपुलेशन हमारा सीट रहती थी और हम कुछ बोल नहीं सकते थे। आज मोदी सरकार ने दिन रात काम करके महिलाओं को आगे लाने में, महिलाओं को सशक्त बनाने में, उन्होंने जो शौचालय के अंधेरे से निकल करके वो लेकर के आया, संसद तक उन्होंने हमको पहुंचाने की कोशिश किया है। उस कोशिश को हमारे विपक्ष ने खत्म किया है। और उसका आपको क्या लगता है कि अब क्योंकि चुनाव है यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव पे, इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव का बहुत बड़ा असर होगा। देखिए, आप मेरे पीछे देखिए और मेरे आगे अगर आप देख रही हैं, महिलाओं का जन सैलाब यहाँ पे निकल करके आया है। वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हमारा हक मारा जा रहा है। और हक हमारा किस लिए मारा जा रहा है? उन पार्टियों के द्वारा जिनके खुद के परिवार के 15 सदस्य पॉलिटिक्स में हैं और वो मेरी जैसी महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर मैं आऊंगी तो मैं जमीनी स्तर की औरतों का आवाज बन करके उनके सामने आऊंगी, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके परिवार की महिलाएं जो जमीन पे उतर के काम नहीं करती हैं, सिर्फ एक जिसको कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, उसके साथ वो सामने आती हैं और आकर के संसद में बैठती हैं। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो ये समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक अमुक परिवार से आती हैं, क्योंकि आपके पीछे एक पॉलिटिकल पावर है और पेट्रियार्कल सोच यहाँ पर भी भारी पड़ती है। क्यों अजीत जी? क्योंकि आपके पीछे एक पेट्रियार्कल सोच चल रही है। पहले मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में कमान थी, अब उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी के हाथ में कमान है। वो चाहे परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट दें, चुनाव लड़वाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन परिवार में चल रहा है, परिवारवादी राजनीति चल रही है, तो वहां पर डिंपल यादव को भी वोट सांसद बनने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। और लेकिन फिर वही है कि इस तरह से जो इस पैट्रियार्कल व्यवस्था में आप जो कह रही हैं, सांसद बनता है, विधायक बनता है, उसकी अपनी लीडरशिप नेचुरली बहुत कम इमर्ज कर पाती है। आप समाजवादी पार्टी में ही देखें, कहाँ महिला लीडरशिप इमर्ज हुई उनके पास, उनके परिवार से भी कहाँ कोई महिला लीडरशिप निकली। और इसी बात की तरफ अगर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इशारा कर दिया है कि भाई लालू यादव की क्या का बेटा बेटी या उन्हीं के परिवार की महिला या अखिलेश यादव के परिवार की महिला ही क्यों जाएगी, तो इस पर सबको मिर्ची लग गई, सब नाराज हो गए। भाई आप दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ाइए, या अपनी महिला को आपने आगे किया, अपने परिवार की महिला को, तो उसके हाथ में कमान दे दीजिए ना, लीडरशिप दे दीजिए ना। मुख्यमंत्री आपको बनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको रहना है, सदन में पार्टी का नेता आपको रहना है, तो फिर किस बात के लिए महिला को आप शो पीस के लिए आप दिखाने के लिए महिला को ले आ रहे हैं पार्लियामेंट में या असेंबली में? आप लीडरशिप कहाँ विकसित हो रही है? तो असली सवाल तो ये है, जो ये सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट की बात कही, ये तो यही है ना कि इंटाइटल्ड है कि एमपी बन जाएंगे या एमएलए बन जाएंगे, उसके आगे क्या? वो लीडरशिप तो नहीं होती है ना। तो लीडरशिप दीजिए, आप लीडर बनाइए उनको। और ये हर पार्टी के लिए है, ये सिर्फ किसी जो परिवारवादी पार्टियां उनके लिए नहीं, सबके लिए है कि आप लीडर बनाइए महिलाओं को। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है महिलाओं को 33% आरक्षण ना मिलने के। ये जो आप मंच भी देख रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। ये मंच से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बोल्ड लेटर में जो बात कही गई है वो यही, पोडियम का माइक खोल दीजिए, पोडियम माइक। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, और अगर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के भीतर तक ये बात चली गई तब तो बड़ा खामियाजा हो जाएगा विपक्ष। खड़े हैं सब लोग यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से ये शोभा या ये आक्रोश रैली संपन्न होगी, वे सभी यहां पर आ जाएं। पीछे काफी बड़ी संख्या में लोग अटके हैं, वे लोग सभी जल्दी जल्दी आगे आ जाएं।
आप सभी से मेरी अपील होगी कि वे जल्दी से सामने आ जाएं। ये ड्रोन जिसका है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही मंच संचालन की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जाहिर है कि भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और क्यों महिलाओं के वोट की आज इतनी बात हो रही है? क्योंकि अब ये केवल कोई स्विंग वोट नहीं रह गया है, बल्कि ये एक पैटर्न के तहत वोट आता है और ये डिसाइडिंग वोट होता है। और ये आंकड़े की जुबानी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। अजीत जी, हकीकत तो ये है कि 2027 की लड़ाई में अगर ये बात महिलाओं के हृदय में चस्पा हो गई कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वजह से ये नहीं हो पाया, महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिल पाया, तो फिर वो स्विंग वोट नहीं होगा, वो जो वोट होगा वो एक मुश्त होगा। उस 46% का जो वोट परसेंटेज हम लोग दिखा रहे हैं आपकी, ये CSDS का पोस्ट इलेक्शन आंकड़ा है, अगर ये बढ़ जाता है, थोड़ा और बढ़ जाता है, 50% महिलाएं भी देने लगती हैं, तब तो फिर नतीजे और भी बदल जाएंगे। राहुल जी, आपका क्या मत है? क्योंकि अब मैं अगर 2012 से लेकर 2024 तक का भी आंकड़ा देखूं तो लैंगिक अनुपात भी सुधरा है। पहले 1000 पुरुष वोटर्स पर 839 महिला थी, लेकिन आज वही 1000 पुरुष वोटर्स पर 876 महिला वोट जो है वो काउंट हो रहा है। बिल्कुल, देखिए महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ के पूरे जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट भी कर रही हैं और इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ज़रूरत है कि उन्हें जो पॉलिटिक्स है या फिर जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें आगे बढ़ाया जाए। लोकसभा में अगर बीजेपी लेड जो कोalition NDA जो हम जिसे बोलते हैं उसमें 37 महिलाएं हैं, लेकिन विपक्ष में भी 35 महिलाएं हैं, विपक्ष के कोalition में। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं कोई एक पार्टी बढ़ा रही है। अब तमिलनाडु का एग्जाम्पल लीजिए, उसका आ रहा है 51% वोटर्स हैं, महिला वोटर्स हैं, तो सबकी नज़र उन पे है। जब तक जयललिता थी तो एक मुश्त जो है महिलाएं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। क्यों होती थी? उन्होंने उस तरह की काम किए थे, उस तरह की स्कीम्स थी, महिला वो अट्रैक्ट होती थी उन कि भाई महिला एक मुख्यमंत्री जो है वो बन सकती हैं या बनी हुई हैं, तो उस तरह से अट्रैक्शन होता था। आज भी DMK जयललिता के जाने के बाद वो वोट कहीं ना कहीं बिखरा है। और ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो बीजेपी को भी समझ आती है और आनी भी चाहिए कि महिलाएं जो हैं वो जाति और धर्म से अलग होकर वोट करती हैं कई बार। तो वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इन दोनों चीजों को तोड़ सकती है। तो ये बीजेपी को भी समझ आता है, इसलिए भी बीजेपी उस ओर जो है ध्यान दे रही है। तो सीधा लिए चलते हैं लखनऊ ही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला मोर्चा की महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, उपाध्यक्षगण श्रीमती अपर्णा यादव जी, श्रीमती चारू चौधरी जी, राज्य महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका श्रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा के हमारी सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC, DMK और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है,
इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज में इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृवंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। आप सब जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता का यह अभियान नहीं है, नारी गरिमा की रक्षा का अभियान भी है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर एक केवल ईंधन की आपूर्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक स्वावलंबन का आधार भी है और उनको स्वास्थ्य की रक्षा का, उनके नेत्र ज्योति को सुरक्षित रखने का भी माध्यम बना है। हम सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत की स्कीम केवल ये आरोग्यता के लक्ष्य को नहीं, बल्कि उस परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का भी माध्यम बना है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। उनकी सरकारें, डबल इंजन की सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन हर एक स्कीम का विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दल करते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस कार्यक्रम के सिलसिले में यहां उपस्थित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और वह आरक्षण तो होगा ही, लेकिन साथ साथ वह 29 में ही लागू हो जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद इन दलों का जो आचरण रहा है वह नारी गरिमा के प्रतिकूल रहा है। और इसीलिए आज देश भर की महिलाएं, देश भर में आधी आबादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के इस महिला विरोधी कृत्य के खिलाफ सड़कों पर आकर के इस आंदोलन में भागीदार बन रहा है। आज के इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में बहनें आज भागीदार बनी हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस आक्रोश रैली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए अभियान चल रहा है, ऐसे ही प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, सीएम युवा की योजना हो, ये सभी योजनाएं इसी स्वावलंबन को और सम्मान को और सुरक्षा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में चल रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी का इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में बोल रहे थे, कल वो पश्चिम बंगाल में बोले हैं। आइए पश्चिम बंगाल की सियासत की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर इलेक्शन कैंपेन का भी आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे तक चुनावी शोर थम जाएगा और परसों यानी कि 23 अप्रैल को मतदान होगा। इस बार बंगाल कौन जीतेगा? क्या इस बार बीजेपी के फेवर में हिंदू वोट एकजुट होगा या ममता का मुस्लिम वोट फिर उन्हें जिताएगा? बड़ी खबर यह है कि प्रचार के आखिरी दिन आज बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। आज सीएम ममता बनर्जी 4 जनसभाएं करने जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में आज 4 रैलियां करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज आसनसोल में रोड शो करेंगी, तो टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी भी आज बंगाल में रैलियां और रोड शो करने जा रहे हैं। तो ये तो हो गया रैलियों का लेखा जोखा, लेकिन जो कोशिश है वो ये कि ममता बनर्जी जानती है कि मुस्लिम वोट उनके साथ खड़ा हुआ है और वो एक मुश्त बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा। तो लड़ाई आती है हिंदुओं के वोट बैंक पर। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। हिंदुओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड हिंदूवादी लीडर योगी आदित्यनाथ को दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण के लिए पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की, हिंदू एकता की बात की। योगी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान रैली में ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला। ममता बनर्जी पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कहा कि ममता राज में बंगाल के अंदर जय श्री राम बोलने पर भी पाबंदी है। दुर्गा पूजा, मूर्ति विसर्जन पर भी कभी कभी बैन लग जाता है। मुसलमानों को लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने की छूट है। आप पूरी बात सुने उनकी और फिर करते हैं चर्चा। क्या हिंदू वोट एकजुट होगा? करेंगे बात। बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है, तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है। राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। यही तो अराजकता यूपी में भी थी 2017 के पहले।
आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी, उपद्रव होते थे, गुंडागर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। अब एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूं, ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट कैसे बढ़ रहा है और हिंदू वोट कैसे घट रहा है। तो साल 2016 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 51% मुस्लिम वोट मिला और 43% हिंदू वोट मिला। जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% मुस्लिम और 32% हिंदू वोट में आ गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 75% मुस्लिम और 39% हिंदू वोट मिला। तो जो थोड़ा बहुत 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हम जानते हैं कि वोटिंग पैटर्न अलग होता है और तब मुद्दे भी अलग अलग होते हैं, चर्चा भी अलग अलग होती है, तो यहाँ पर हिंदू वोट फिर से थोड़ा बढ़ा। अब सवाल ये है कि एक पैटर्न वाइज हिंदू वोट कैसे घटता चला जा रहा है ममता बनर्जी का। अजीत जी, बीजेपी का यही हिंदू वोट अगर आप देखें 12% 2016 में, 2019 लोकसभा चुनाव में 57%, 2021 विधानसभा चुनाव में भी 50%। और मुस्लिम वोट बैंक की तो खैर मैं बात ही क्या करूं, वो तो बीजेपी को कैसे आ जा रहा है, वो 60% भी, उस पर मुझे हैरानी है जी। देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है हिंदू अभी, लेकिन जो ग्राउंड लूज किया था ममता बनर्जी ने 19 के चुनाव में, 19 का चुनाव ऐसे लोकसभा का चुनाव उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस चुनाव में उनकी सीटें घट गई थी, 22 सीट पर आ गई थी और भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में और 40% से ऊपर वोट आया था भाजपा को। तो ये एक बड़ा उस मतलब ब्रेक थ्रू था बीजेपी के लिए कि 40% वोट आप पार करें और 2 एमपी से सीधे 18 पहुंच जाए। लेकिन फिर 21 के चुनाव में ममता बनर्जी ने ग्राउंड गेन किया, जिसको रिटेन किया 24 के चुनाव में। ये बड़ी बात है कि 21 में आपने आंकड़ा दिखाया, 21 में उनका वोट जो घट गया था 19 में जो 32% पर आ गया था हिंदू वोट जो उनको मिला, वो बढ़ के 39 हो गया। मतलब उन्होंने ग्राउंड गेन किया और 24 में उसको रिटेन किया। ये पूरी तरह से 24 में उन्होंने रिटेन किया। तो अब असली लड़ाई ये है कि अब इस बार के चुनाव में उसको रिटेन कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, या कितना लूज करती हैं ग्राउंड। एक आंकड़ा हम आपको बताएं, मुस्लिम बहुल सीटों में तो ममता बनर्जी जीतती ही हैं, हिंदू बहुल सीटें जो हैं 44 ऐसी सीटें हैं मोटे तौर पर जहां 90% से ज्यादा हिंदू हैं, और उस 44 सीटों में से भी 24 सीटें ममता बनर्जी ने जीती हैं तृणमूल कांग्रेस ने, जहां 90% से ज्यादा हिंदू है। तो इसका मतलब हिंदू का बड़ा वोट एक कई इलाकों में। और 1 मिनट हम लोग एक बात कह दें कि चूंकि फर्स्ट फेज का आज इलेक्शन है, आज मतलब आज बंद होगा प्रचार और 2 दिन के बाद वोट डलने हैं। ये ऐसा इलेक्शन है, ये 152 सीटें जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा डिफेंड करना है। उसके 59 उसके विधायक इस 152 में से जीते हैं, बाकी 142 में तो उसके 18 ही हैं। इस 152 में उसके 59 एमएलए हैं जो डिफेंड करना है। आपने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब लगे हुए हैं, इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डिफेंड करना है। अगर ये किला बचा नॉर्थ बंगाल का तो फिर आगे के लिए लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल सही बात बोलिए। नॉर्थ बंगाल अगर बीजेपी, जंगल महल का इलाका और नॉर्थ बंगाल, ये बीजेपी के कोर इलाके हैं, और उसमें भी नॉर्थ जो बंगाल है, अगर बीजेपी उसको रिटेन कर पाई तो बाकी जगहों पर वो जितना भी गेन करेगी वो उसके लिए एडेड एडवांटेज होगा। लेकिन यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, ममता बनर्जी ने इस बीच में बहुत कुछ किया है। उसने दीघा में जगन्नाथ टेम्पल जो है खड़ा किया, या कोलकाता में जो है उन्होंने जो है दुर्गा आंगन किया, या फिर सिलीगुड़ी में उन्होंने महाकाल का टेम्पल किया। तो ऐसा नहीं, ममता बनर्जी अपनी पॉलिटिक्स भी कर रही हैं हिंदू वोटों को लेकर। लेकिन मेरा एक बीजेपी के साथ, तो साउथ का हिंदू बीजेपी के साथ क्यों नहीं है? देखिए, साउथ में इन्होंने एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं है कि हिंदू जो है सिर्फ बीजेपी के साथ। बंगाल में बहुत सारे और फैक्टर्स काम करते हैं। बंगला अस्मिता का फैक्टर काम करता है, टीएमसी ने जो महिलाओं के लिए काम किया वो फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। 1500 रुपये वो देती हैं हर महिला को, और साथ में अगर आपकी बेटी की शादी है 25,000 रुपये देती हैं, और साथ में आपकी महिला बच्चों के लिए, मतलब फीमेल चाइल्ड के लिए स्कूल और सब कुछ फ्री है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ग्राउंड लेवल
पे बहुत अच्छा काम भी करती हैं, ऐसा भी नहीं है। अब आती है पॉलिटिक्स, मुस्लिम और हिंदू पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को थोड़ा अपना सम्मान बचाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी। उससे जुड़ी भी एक खबर है, वो भी जल्दी जल्दी आपके सामने रखूंगी। लेकिन बंगाल चुनाव में लेवल क्या आ गया है वो मैं आपको बताती हूँ। टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक चुनाव जीतने के लिए कितने हावी हो जाते हैं, एक तस्वीर आप देखें। कोट विधानसभा क्षेत्र में हुसैन शाह रोड पर बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह की पब्लिक मीटिंग के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाए, बीजेपी ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहस शुरू हो गई, हंगामा हो गया। भाई जय श्री राम भी अपना है और जय बांग्ला भी अपना है, लेकिन विवाद का मुद्दा ये जो तनाव है ना, वो तनाव सड़क पर दिखाई दे रहा है। तृणमूल और बीजेपी दोनों ने इकबालपुर पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़ गए, लाठीचार्ज किया गया, भीड़ को तितर बितर किया गया, दोनों पार्टियों के कई लोगों को डिटेन भी किया गया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट टीएमसी का गढ़ बनी हुई है। आप जानते हैं 2011 के परिसीमन के बाद से लगातार टीएमसी यहां पर जीतते आए हैं। उन ममता बनर्जी के जो राइट हैंड है फिरहाद हाकिम, वो यहां से मेयर भी हैं, इस क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। 2021 में फिरहाद हाकिम ने बीजेपी के अवध किशोर गुप्ता को भारी अंतर से चुनाव में हराया था। फिरहाद हाकिम 2011-2016 में भी चुनाव जीते थे और इस क्षेत्र का जो अगर धर्म के हिसाब से भी आपको आंकड़ा दे दें तो 50% से ज़्यादा मुस्लिम हैं और 40% से ज़्यादा यहाँ पर हिंदू वोटर हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, ये भी पश्चिम बंगाल के हाई वोल्टेज इलेक्शन से जुड़ी हुई तस्वीर है। कैंपेन को प्रभावित कैसे करते हैं वो भी आप देखें। सोचिए जरा, शाम की तरफ गाड़ी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां की कैंडिडेट के लिए प्रचार के लिए निकली और पूरे रोड की बिजली कट गई। तो जो अंधेरा है, उस अंधेरे में कौन देखेगा और कौन पहचानेगा अपने कैंडिडेट को, कौन उनके लिए नारा लगाएगा। लेकिन ये हो रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जैसे ही वो यहाँ इस इलाके में प्रचार के लिए गुजरे, टीएमसी की मशीनरी ने दुरुपयोग किया, स्ट्रीट लाइट बंद करा दी। बिजली काटने के बाद भी बीजेपी का रोड शो नहीं रुका। अब विकल्प क्या है? रोड शो तो करना ही पड़ेगा जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आई हैं। लेकिन ये भी कमाल है अजीत जी, बिजली काट दी गई, कुछ भी चल रहा है। कुछ भी चल रहा है। जिसके पास जो साधन है, जिसके पास जो एजेंसी है, उसका वो इस्तेमाल कर रहा है। आप दुरुपयोग कहें हम लोग, इस्तेमाल कहें, जो कहिए। अभी देखिए, मतलब दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई बायस होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के पास जो एजेंसी है, हमने पहले कभी नहीं सुना था। हम 40 साल से इलेक्शंस को और चुनाव देख रहे हैं, 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। चुनाव के बीच में टीएमसी कैंडिडेट्स के यहाँ ईडी के छापे पड़े, कैंडिडेट्स के यहाँ प्रचार के बीच में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ममता बनर्जी के सुरक्षा अधिकारी के यहाँ जमीन कब्जे के मामले में ईडी ने छापा मारा है। मतलब ये हम लोग कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि चुनाव के बीच में इस तरह की एजेंसी का यूज। तो ममता बनर्जी के पास जो एजेंसी है वो ममता बनर्जी यूज कर रही है कि बिजली कटवा देंगे। जहां पुलिस को अपना आदेश दे सकती है, वहां पुलिस को आदेश दे दिया कि चुप बैठो, हिंसा करो। दोनों तरफ से ये चीजें साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये इतना खतरनाक है, जितना उत्तेजक चुनाव होगा, जितना भड़काऊ भाषण होगा, 4 मई के बाद हिंसा की आशंका उतनी बढ़ेगी। और ये हिम्मत देखिए, अभिषेक बनर्जी सीधे देश के गृहमंत्री को चुनौती, गृहमंत्री को धमका रहे हैं। मतलब ये पहली बार, हमने ये भी पहली बार सुना, गृह मंत्री को धमका रहे हैं कि मैं सिर्फ एक लाइटर नोट पे बोलूंगा कि रेखा गुप्ता जी को खुश होना चाहिए कि वो इतनी पॉपुलर हैं पश्चिम बंगाल में कि टीएमसी ने लाइट काट दी। मैं तो कह रही हूँ सर, बाय हुक और क्रूक हर तरीके से हर पार्टी लगी हुई है। और जो आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग का ही कल का जो बयान है, सीसी ज्ञानेश कुमार ने, उन्होंने क्या कहा? फियर फ्री, वायलेंस फ्री, इंटिमिडेशन फ्री, इंड्यूसमेंट फ्री, छापा फ्री, बूथ जैमिंग फ्री। बूथ जैमिंग तो सुना था, या तो सोर्स जैमिंग की भी बात करें कि सोर्स जैमिंग फ्री वो इलेक्शन कराएंगे। अब सोर्स जैमिंग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अब देखिए, कोई वोटर जब वोट डालने के लिए निकलता है, जिस घर के बाहर भी अगर पार्टी का कार्यकर्ता अपना बंदा खड़ा कर दे, और देखो वो बीजेपी का वोटर है, उसको बाहर मत निकलने देना, या वो टीएमसी का वोटर उससे बाहर मत निकलने देना। वैसे तो टीएमसी का इसमें रोल ज्यादा होगा। बिल्कुल है, सोर्स जैमिंग फ्री। धमकी देने का, ये असली धमकी इसी बात के लिए दी जा रही है। और अभिषेक बनर्जी खुल करके मंच से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बड़े दिल वाली हैं, वो माफ कर देती थी। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं माफ नहीं करूंगा। और 5 तारीख को पता चल जाएगा हर व्यक्ति को।
हम ये भी निकाल लेंगे कि किसने किसको वोट दिया। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हम ये भी आंकड़ा निकाल खुला लेंगे कि धमका रहे हैं, ये तो धमकी मन से। वोटर को भाई, धमका रहे हैं ये जब तो। गृह मंत्री को कहा कि आप में हिम्मत है तो 4 मई को 12 बजे रात के बाद आप कलकत्ता में रुक करके दिखाए, देश के गृह मंत्री को, और तो मतदाता को ये कह रहे कि हम 5 मई को बता देंगे, हम सब जान जाएंगे कि किसने किसको वोट दिया है और फिर हम बताएंगे। ममता बनर्जी तो बड़े दिल वाली है, मेरा ऐसा नहीं, और ऐसी खूंखार इमेज भी बनी हुई है अभिषेक बनर्जी की। तो ये जो धमकी का मामला है कि हम वोट नहीं देने देंगे या दिया तो हम पहचान करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे, ये बहुत खतरनाक है। इस पर मैंने तो इसीलिए फिर आप CEC को कोई एक मैंने कदम बहुत उठाना बुरा चाहिए। लगेगा इस बात को, इसीलिए मैंने कहा था कि चुनाव आयोग मर चुका है। एक्चुअली ये सारे मुद्दे आप हैं, देश जैसे के अभिषेक गृह मंत्री बनर्जी को कह तो रहे हैं। धमका रहे हो, आपने वोटर को भी धमका दिया कि ये तुम्हें ऐसे माफ मुद्दे नहीं हैं, करूंगा मैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, काम करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हाँ, मतदाताओं को भरोसा अब भाई दिलाइए ना। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा है ना ये- कि आप रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। बिल्कुल ठीक कैसे बात हो है रहा सर, सब हो रहा है। देखिए, ये चुनाव का पर्व है और पर्व जो है वो गर्व का विषय ही बना रहना चाहिए, शर्म का विषय ना बन जाए। इसका ख्याल तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ सीईसी को ही रखना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐसे ही हाई ऑक्टेन पर लड़ा जाता है, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, और नतीजा तो 4 मई को ही वाकई में पता चलेगा। लेकिन तब तक हमारा दमदार दस्त जारी रहेगा।